2025 में भारत में करीब 9 लाख मौतें कैंसर से हो चुकी हैं और 14 लाख नए केसेस जो है कैंसर के सामने आ चुके हैं। और अगर हम इस संख्या को ग्लोबली देखें तो ये 97 लाख तक चली जाती है, और जिसमें से इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ये 3 कंट्रियां जो है सबसे ज़्यादा कैंसर से सफ़र करती हैं, जिसमें इंडिया जो है आपका वो तीसरे नंबर पे है बिकॉज ऑफ द अनहेल्दी लाइफ स्टाइल। और ये कुछ इंडियंस हैं जिन्हें आपके पिछले कुछ सालों में कैंसर डायग्नोस्ड हुआ है। राकेश रोशन, संजय दत्त, युवराज सिंह, किरण खैर, सोनाली बेंद्रा, मनीषा कोइराला, दीपा मलिक, हिना खान, और ये कुछ इंडियंस हैं जो कैंसर का बैटल हार चुके थे और इनकी मौत जो है कैंसर की वजह से हो चुकी है। इरफान खान, ऋषि कपूर, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, मनोहर पारिकर, फॉर्मर एंड 7th PM ऑफ इंडिया वीपी सिंह। कैंसर जो शब्द है वो आपका आया है वर्ड कैंक्रम से, जो कि मिलता जुलता है संस्कृत वर्ड कार्केट्रम, जिसका मतलब होता है क्रैब यानी कैंकरा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जिस भी एरिया में आपको कैंसर होता है ना, उस एरिया की चारों तरफ की जो वेन्स होती हैं वो आपकी फूल जाती है, स्वेल कर जाती हैं, और वे आपके रिसेंबल करती हैं बिल्कुल क्रैब्स के लिम्स की तरह, इसलिए उसको हम कैंसर बोलते हैं। बट व्हाट एग्जैक्टली इज कैंसर? आखिर कैंसर है क्या? तो कैंसर एक लार्ज ग्रुप ऑफ डिसीज है। अब इसको लार्ज ग्रुप ऑफ डिसीज क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब आपको कैंसर होता है तो आपको सिर्फ एक बीमारी नहीं, बहुत सारी बीमारियां एक साथ हो जाती हैं, इसलिए इसको लार्ज ग्रुप ऑफ द डिसीज बोला जाता है। और ये कैरेक्टराइज्ड होता है बाय द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल। अब ऐसा क्यों? तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि जो आपकी नॉर्मल सेल होती है ना, वो एक रूल फॉलो करती है, वो आपकी ग्रो करती है, फंक्शन करती है, स्टॉप ग्रोइंग एंड डेथ हो जाती है, और जो नेचुरल डेथ ऑफ द सेल होती है उसको हम एपोप्टोसिस बोलते हैं। लेकिन जो आपकी कैंसर सेल होती है ना, वो ये रूल ब्रेक कर देती है और आपके अनकंट्रोल्ड तरीके से ग्रो करना स्टार्ट कर देती है और एक मास ऑफ द सेल बना लेती है, जिसको हम बोलते हैं ट्यूमर। आम भाषा में बोले तो गांठ। अब ये गांठ जो है बेसिकली 2 तरीके से होती है, बेनाइन ट्यूमर और द मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर जो होता है आपका वो एक ही जगह पर स्थिर होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर फैलता नहीं है, इसलिए हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होता है और ये नॉन कैंसरस होता है और ये सर्जरी के थ्रू हम इसको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन जो आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है ये बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह तक फैल सकता है, इसलिए ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है और ये हमारी बॉडी के लिए कैंसरस होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसको भी हम सर्जरी के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। लेकिन आखिर ये ट्यूमर जो है फैलता कैसे है? तो ये 2 तरीके से हमारी बॉडी में फैल सकता है। अगर मान लीजिए हमारा जो ट्यूमर है एक ही ऑर्गन से, जैसे मान लीजिए अगर आपको लीवर में जो है ट्यूमर हुआ है और लीवर की एक सेल से दूसरी सेल में अगर ये फैलता है थ्रू द लिम्फ नोड, तो इसको हम बोलते हैं लोकल स्प्रेड। लेकिन अगर यहीं पे ये एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में फैलना स्टार्ट कर देता है और दूसरे से तीसरे, ऐसे करके बॉडी के सारे ऑर्गन में फैलना स्टार्ट कर देता है, तो इसको हम बोलते हैं मेटास्टेसिस, जो कि कैंसर सेल की बहुत खतरनाक प्रॉपर्टी होती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये कैंसर होता कैसे है? तो कैंसर आपका बेसिकली 4 तरीकों से हमारे बॉडी में जो है हो सकता है: जेनेटिक, लाइफस्टाइल, एनवायरमेंटल और इन्फेक्शन। जेनेटिक यानी इंट्रिंसिक फैक्टर जो आपके हाथ में नहीं है। अब ये बहुत सारे तरीके से जो है आपको हो सकता है, जैसे कि हेरिडिटरी, आपकी फैमिली में भी किसी को अगर कैंसर पहले रहा हो और आपको हो गया हो, ऑन्कोजीन एक्टिवेशन, ट्यूमर सप्रेसर जीन इनएक्टिवेशन, इनहेरिटेड म्यूटेशन या फिर DNA रिपेयर जीन डिफेक्ट। और सबसे खतरनाक जो होता है वो होता है लाइफस्टाइल यानी अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जिसमें हमारे इंडियंस जो है सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं बिकॉज ऑफ अल्कोहल कंजप्शन, टोबैको च्यूइंग, स्मोकिंग। इसके अलावा डाइट, ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी दैट इज सेडेंटरी लाइफस्टाइल और अनबैलेंस्ड स्लीप पैटर्न की वजह से जो है कैंसर जो है बहुत ज़्यादा फैलता है। इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर, जिसमें कि सबसे ज़्यादा होता है रेडिएशन एक्सपोजर। हमारी बॉडी जो है 3 तरीके की लाइट रिसीव करती है: इंफ्रारेड लाइट, विजुअल लाइट, यूवी लाइट।
जिसमें से आपकी 3 जो है हमारा एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन जो यूवी लाइट होती है जिसमें से यूवी बी और यूवी सी जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है और ये हमारी स्किन में जो है सनबर्न करती है और कैंसर का कारण बनती है। इसके अलावा केमिकल्स हमारे एनवायरनमेंट में ऐसे प्रेजेंट होते हैं जो कि कैंसर प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा पॉल्यूशन, इन्फेक्शन, ऐसे बहुत सारे वायरसेस होते हैं जो हमारे कैंसर कॉज कर सकते हैं, जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है सर्वाइकल कैंसर कर सकता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी और सी जो है हमारा वो लीवर कैंसर कर सकता है। लेकिन आखिरकार ऐसा होता क्या है कि जो हमारी नॉर्मल सेल है वो कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसको हम समझते हैं सेल की लेवल पे जाके। हमारी जो नॉर्मल सेल होती है वो कंटिन्यूअसली लाइफ टाइम फंक्शन नहीं कर सकती है, वो एक टाइम तक फंक्शन करती है और उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन यहाँ पे सेल पूरी तरह से ख़त्म नहीं होती है। हमारी जो सेल है वो बेसिकली 2 नई सेल में जो है डिवाइड हो जाती है, जिनको हम बोलते हैं डॉटर सेल, यानी 2 नई सेल। अब ये जो एक सेल है वो 2 नई सेल में कन्वर्ट हुई है ना, वो एक प्रोसेस के थ्रू होती है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल साइकिल। अब इस सेल साइकिल को हम थोड़ा सा समझते हैं। हमारी जो नॉर्मल सेल होती है पहले तो वो रेस्टिंग स्टेज पे होती है, यानी कि आराम कर रही होती है। फिर उसके बाद वो एंटर करती है आपकी सेल साइकिल में और अपने आप को ग्रो करना स्टार्ट करती है, अपने ऑर्गेनल्स को डुप्लीकेट करना स्टार्ट करती है, कुछ प्रोटीन्स का सिंथेसिस करती है और उस फेज को हम बोलते हैं G1 फेज। फिर वो अपने डीएनए को रेप्लिकेट करती है जिसको हम बोलते हैं S फेज। उसके बाद फिर से वो ग्रो करती है, कुछ प्रोटीन्स बनाती है और अपने आप को तैयार करती है फॉर द डिवीजन, जिसको हम बोलते हैं G2 फेज। और फाइनली वो M फेज में, दैट इज माइटोसिस फेज में एंटर करती है और अपने आप को 2 नई सेल्स में डिवाइड कर लेती है। और वो जो 2 नई सेल्स होती है वो आपके फिर से जो है सेल साइकिल में जाके पार्टिसिपेट करती है। अब यहाँ भी समझने की बात यह है कि जो हमारी सेल साइकिल होती है ना वो एक कंटिन्यूअसली प्रोग्रेसिव प्रोसेस होती है। तो बेसिकली कुछ ना कुछ गलत होने के चांसेस यहाँ पे होते हैं, तो इसीलिए नेचर ने सेल साइकिल में कुछ चेक पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि आपके सेल साइकिल दौरान कुछ गलत ना हो जाए उसको चेक करते हैं, जिसमें से पहला चेक पॉइंट होता है एट द एंड ऑफ G1 फेज, दूसरा होता है G2 फेज और तीसरा होता है खुद M फेज में। अब हमने जैसे कि बात किया कि जो हमारी सेल साइकिल होती है वो कंटिन्यूअसली प्रोग्रेसिव प्रोसेस होती है, तो उसको कोई ना कोई तो ड्राइव कर रहा होगा, जिनको हम बोलते हैं ड्राइवर्स ऑफ सेल साइकिल। ये कुछ प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि साइक्लिन और सीडीके, जो कि पूरी की पूरी सेल साइकिल को चला रहे होते हैं। अब मान लीजिए इनकी संख्या अगर कम हो जाती है तो सेल साइकिल प्रोग्रेस ही नहीं करेगा, लेकिन अगर इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है तो जो सेल है वो कंटिन्यूअसली सेल साइकिल में एंटर करती है और आपकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल होती है, जिसकी वजह से ट्यूमर फॉर्म होता है। और ये होता क्यों है? बिकॉज ऑफ द जेनेटिक म्यूटेशन। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आपका एक ड्राइवर है जो कि कार को ड्राइव कर रहा है और आप सभी जो है कार के पीछे बैठे हुए हैं। अब मान लीजिए कि कार के ड्राइवर ने आपका अल्कोहल कंजप्शन ज़्यादा कर लिया हो और वो अपने ही नशे में आ गया हो और वो आपके कार को करीब करीब 120 to 150 और भी बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में ड्राइव कर रहा हो, तो क्या होगा? आपका जो कार है वो यहाँ टकराएगी, वहाँ टकराएगी और फाइनली कार के एक्सीडेंट्स हो जाएंगे। ऐसा ही होता है हमारी बॉडी के अंदर। जब ये प्रोटीन्स जो हैं आपके हाई लेवल पे जो है प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी भी कुछ हमें साइन देती है जो कि कैंसर के साइन होते हैं, जिसमें शामिल है कफ, हेडेक, नौशिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फटीग और सबसे बड़ा जो साइन है वो है ट्यूमर। अगर आपको बॉडी में कहीं पे भी छोटा मोटा ट्यूमर भी दिखता है तो आपको जो है अपने पास के अस्पताल में जाके डायग्नोज कराना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर डॉक्टर को भी कैसे पता चलता है कि आपको किस स्टेज का जो है कैंसर है? तो डॉक्टर जो है यूज़ करते हैं TNM स्टेजिंग सिस्टम, जहाँ पे T स्टैंड करता है फॉर द ट्यूमर, यानी आपको कितना बड़ा ट्यूमर है। N स्टैंड करता है लिम्फ नोड, यानी आपके लिम्फ नोड में कितना जो है ट्यूमर या कैंसर सेल्स फैल चुकी हैं।
टाइम स्टैंड करता है फॉर द मेटास्टेसिस, यानी आपके कैंसर सेल से कितने ऑर्गन जो है आपके अफेक्ट हो चुके हैं। उस बेसिस पे आपके जो है कैंसर की स्टेज डिसाइड होती है कि आपको स्टेज 1, 2, 3 या फिर 4 का कैंसर है या नहीं। अगर आपको कैंसर डायग्नोस्ड हो जाता है तो डॉक्टर इसको सर्जरी के थ्रू रिमूव करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक पोटेंशियल सॉल्यूशन है। लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली जो थेरेपी है वो है आपकी कीमोथेरेपी। इसको एक स्टोरी से समझते हैं कि आखिर कीमोथेरेपी आई कहाँ से। तो जब वर्ल्ड वॉर 1 हो रहा था ना, तो उस टाइम पे मस्टर्ड गैस को एज अ वेपन यूज़ किया जा रहा था सोल्जर्स को मारने के लिए। तो ये जो मस्टर्ड गैस है ना, ये क्या कर रही थी, सोल्जर्स जो है बेसिकली उनकी डेथ हो जा रही थी बिकॉज ऑफ द बर्निंग ऑफ आई। उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, उनकी जो स्किन है उसमें बहुत बड़े बड़े छाले हो जा रहे थे और फाइनली उनकी मौत हो जा रही थी। और ये कर क्या रही थी, जब साइंटिस्ट ने पता लगाया तो ये जो मस्टर्ड गैस है ये उनकी जो बोन मैरो है उसको डैमेज कर रही थी। बेसिकली बोन मैरो की जो ब्लड सेल्स बनाने की कैपेसिटी है उसको ये खत्म कर दे रही थी। यस, जो बोन मैरो है और जो कैंसर सेल है उन दोनों की एक कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर है कि ये दोनों जो है रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स हैं। तो जो साइंटिस्ट हैं 1930 में उन्होंने क्या किया कि जो मस्टर्ड गैस है ना आपकी, उससे एक कंपाउंड तैयार किया और उसको वेन ऑफ द कैंसर सेल्स में इंजेक्ट कर दिया। बहुत सारे टाइम्स ट्रायल और मिस्टेक्स के बाद फाइनली वर्ल्ड वॉर 2 में रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ने पहली कीमोथेरेपी ड्रग्स को खोज निकाला और आज हमारे पास करीब करीब 100 से भी अधिक कीमोथेरेपी ड्रग्स जो हैं अवेलेबल हैं। कीमोथेरेपी जो है बेसिकली हम पिल्स और इंजेक्शंस के थ्रू जो है पेशेंट्स को देते हैं, जिसमें कुछ ऐसे साइटोटॉक्सिक एजेंट्स होते हैं जो कि हमारी लिविंग सेल्स को ख़त्म कर देते हैं। शुरू में तो ये बॉडी के सारी सेल्स को जो है हार्म करती थी, लेकिन इसका जो सबसे ज़्यादा पावरफुल इफेक्ट है वो आपको रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स में देखने मिलता है। अब ये कीमोथेरेपी ड्रग्स आखिर आपकी बॉडी के अंदर जाके करती क्या है, तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। कीमोथेरेपी ड्रग की एक क्लास को लेके, एल्काइलेटिंग एजेंट्स। जब हम इसको पेशेंट्स को देते हैं और ये जब आपकी पूरी की पूरी बॉडी की सेल्स में फैल जाती है, तो जैसे ही आपका डीएनए जो है रेप्लिकेशंस के लिए आपका अपने आप को एक्सपोज करता है, तो ये उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है उनको बेसिकली ख़त्म कर देती है। और जब तक कि आपकी जो सेल का जो रिपेयरिंग सिस्टम है उसको जाके रिपेयर कर पाता, सेल्स की मौत हो चुकी होती है। लेकिन जो कीमोथेरेपी ड्रग्स है वो आपकी रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स को जो है अफेक्ट करती है, तो इसकी वजह से आपको बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने मिलते हैं। हेयर लॉस, माउथ अल्सर, लॉस ऑफ एपेटाइट, फ्रिक्वेंट वॉमिटिंग, फटीग, नॉसिया और इनफर्टिलिटी। करीब 95% टेस्टिकुलर कैंसर्स के जो पेशेंट हैं उनको हमने पहले ही फेज में जो है ठीक कर दिया। तीसरी है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। ये ब्लड कैंसर्स के पेशेंट्स को बेसिकली दी जाती है, लेकिन अगर आपको स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करना है तो आपका HLA टाइप जो है मैच होना बहुत ज़रूरी होता है। आजकल हमारा जो झुकाव है फास्ट फूड की तरफ, उसकी वजह से जो है यंग लोगों में जो है कोलोरेक्टल कैंसर जो है बहुत ज़्यादा फैल रहा है। इसके अलावा जो हमारी सी सेक्शंस के थ्रू डिलीवरी होती है, उसकी वजह से जो बेबी है उसको आपके बर्थ कैनाल में प्रेजेंट जो बैक्टीरिया है उनका एक्सपोजर नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम जो है बेसिकली बेबीज़ का उतना डेवलप नहीं हो पाता है और इनमें कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आजकल की जो मॉडर्न महिलाएं हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग को अवॉइड कर देती है, जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और आपके कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जिनकी हाइट लंबी होती है उनमें नंबर ऑफ सेल्स जो है वो ज़्यादा होती हैं और उनमें कैंसर होने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा होते हैं।